Good afternoon, dear students. I am Rajesh and you are watching your favorite YouTube channel Learning with Rajesh. प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा दलित शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसमें से पहला लेसन कर लिया है। आज हम अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राचीन विश्व की मुख्य सभ्यताएं। आई होप कि आपको पहला लेसन अच्छे से समझ आया होगा और आपके सभी प्रश्नोत्तर क्लियर हुए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं और उनका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन 2 जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, जिनमें से एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने अध्याय 1 में सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। और भी बहुत समय यानी हमने उसके समकालीन देखा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। हमने अध्याय 1 में जाना था कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यताएं थी जिनमें से मिस्र की सभ्यता भी एक थी। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अध्याय में 6-7 सभ्यताएं दे रखी है जिनके बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ते हुए सबसे पहले जानेंगे कि इस सभ्यता का विकास 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय मिस्र जो है वो 2 भागों में बंटा हुआ था। उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो थी तथा दक्षिणी मिस्र की राजधानी तैखवे थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तरी मिस्र की राजधानी क्या थी, आप बताएंगे बूटो, और दक्षिणी मिस्र की राजधानी तैखेबे थी। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मैना नाम के शासक ने इन दोनों को एक किया 4000 बीसी यानी 4000 ईसा पूर्व में। फिर बहुत समय बाद कहने का मतलब है एक शासक मैना ने इन दोनों भागों को एक कर दिया और राजधानी भी एक नई बना दी जिसका नाम रखा मेम्फिस। और उसके बाद हम जानेंगे कि मिस्र के इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम मिस्र के इतिहास को जान सकते हैं? रचनाएं, साहित्यिक स्रोत जिन्हें कहा जाता है, रचनाएं अर्थात विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों के जरिए भी हम मिस्र का इतिहास जान सकते हैं। तो कौन कौन से रचनाकार हुए हैं? हेरोडोटस, मेनेथो, ये प्रमुख रचनाकार हैं जिनकी रचना से जान सकते हैं मिस्र के इतिहास के बारे में। उसके बाद स्रोत अर्थात कौन कौन सी मुख्य चीज़ें मिली हैं जिनसे हम मिस्र के इतिहास को जान सकते हैं। इनमें पिरामिड, भित्ति चित्र, मंदिर, रोशेटा अभिलेख अर्थात पिरामिड पाए गए हैं जिसके बारे में तो मिस्र की सभ्यता बहुत फेमस है, जिनमें मम्मी को रखा जाता था। हम मम्मी के बारे में भी पढ़ेंगे जाते जाते। भित्ति चित्र भी उनके इतिहास को जानने के स्रोत बताए गए हैं। मंदिर और एक अभिलेख है जो कि रोशेटा अभिलेख है। उसके बाद आधुनिक साधन, ये तो इतिहास की बात है, पुराने इतिहास में ये चीज़ें थी जिससे हम जान सकते हैं। आजकल कौन सी किताबें हैं जिनके जरिए हम मिस्र के इतिहास को जान सकते हैं? तो J.S. ब्रेस्टेड की बुक है जो कि मिस्र के इतिहास पर लिखी गई। अब एक 3 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ आ सकता है, मिस्र के इतिहास को जानने की विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? आप बताएंगे रचनाएं हैं जिसमें हेरोडोटस और मेनेथो की रचनाएं हैं। स्रोत कौन कौन से हैं? पिरामिड हैं, भित्ति चित्र हैं, मंदिर हैं और रोशेटा अभिलेख है। और आधुनिक साधनों में J.S. ब्रेस्टेड की बुक है। उसके बाद राजनीति, जैसे कि हमने सरस्वती सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धर्म के बारे में, उनके वाणिज्य के बारे में जाना था, उसी प्रकार हम मिस्र की सभ्यता के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए मिस्र की सभ्यता में
राजा जो होता था उसे फराओ कहा जाता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और उसके राजनीतिक इतिहास को, यानी कौन कौन से राजा मिस्र की सभ्यता में हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला 5 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मिस्र के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, वर्णन कीजिए। 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला युग है पिरामिड युग, सामंतवादी युग, साम्राज्यवादी युग। पिरामिड युग का इतिहास 2400 से 2160 बीसी के बीच में हुआ है। उसके बाद सामंतवादी युग, जिसके का काल है 2160 से 1580 बीसी, और साम्राज्यवादी काल जो कि 1580 से 650 बीसी यानी ईसा पूर्व तक रहा है। अब सीधा ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मिस्र के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनके नाम लिखो। आप लिख देंगे पिरामिड युग, सामंती युग और साम्राज्यवादी युग। अब जैसा पहले के बारे में हम जानेंगे, पिरामिड युग के बारे में जानेंगे। पिरामिड युग जैसा नाम से दिख रहा है, इसमें बहुत से जो शासक हुए हैं उन्होंने बहुत पिरामिड बनवाए हैं। तो इस वंश यानी इस युग में, इस एज में 6 प्रमुख राजवंश हुए हैं मिस्र के इतिहास में। उनके प्रमुख शासकों में नरमेर, अट्टा और खूफू आदि नाम आते हैं। अभी किताब में आपको 6 के 6 राजवंशों के नाम दिए होंगे, आपको वो सारे याद करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आसान जो आपको याद हो सकते हैं वो आप याद करेंगे। अब जैसा मैंने बताया था कि पिरामिड युग में शासकों ने बहुत सारे पिरामिड बनवाए। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पिरामिड बनवाने का श्रेय किसे जाता है? इम्होटेप को जाता है। इम्होटेप यानी पिरामिड पर क्या लगी हुई थी, याद करने की ट्रिक आपको दे रहा हूँ। पिरामिड पर बहुत सारी टेप लगाई हुई थी। क्या लगाई हुई थी? टेप, इम्होटेप। आई होप कि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सूर्य देवता को शायद बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि यह पिरामिड शायद सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए बनवाए गए हों, और शायद इनका उद्देश्य रोजगार देना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना। उसके बाद दूसरा युग स्टार्ट होता है सामंतवादी युग। अब जैसा कि आपको सामंत शब्द का मतलब पता होगा, हमने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में 6ठी 7वीं में पढ़ा था कि पहले राजा लोगों के यहाँ सामंत होते थे। सामंत का मतलब है अधीनस्थ व्यक्ति होते थे जो उनके यहाँ पर सेवा का काम करते थे, अर्थात उसके अधीन काम करते थे। तो सामंतवादी युग में क्या हुआ? बहुत से सामंत थे जो राजाओं के यहाँ काम करते थे और उनके हाथ में ज़्यादातर शासन था, यानी उन्होंने अपनी पावर गेन कर ली थी, पावर बढ़ा ली थी, जिससे वो शासन में उनका मुख्य योगदान होने लग गया था। तो 5 राजवंश हुए हैं सामंतवादी युग में। अब आपको सामंतवाद का तो मतलब आई हो समझ आ गया होगा। 5 राजवंश हुए हैं जिनमें प्रमुख हैं, शासक हैं इंटे, मतुहोतेप और सेनवो। कौन से? सेना ने क्या ले रखी थी? ईंटें ले रखी थी, ईंटें और तेप। सेना में क्या था? सेनवो और मेतुहोतेप और ईंट ले रखी थी, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद सामंतों के हाथ में शासन होता था, तो आपको समझ आ गया था पहले ही, सामंतों के हाथ में शासन होता था। इस समय पिरामिड ना होकर के मकबरों का निर्माण करवाया गया था, मकबरों का निर्माण। अब व्यापार और कृषि का विकास सामंतवादी युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब डीपली प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मिस्र के इतिहास में किस युग की विशेषता थी कि व्यापार और कृषि का विकास हुआ? आप बताएंगे सामंतवादी युग में। और उसके बाद सामंतवादी युग में क्या हुआ? सीरिया के हिक्कास लोगों ने
सामंतों को कब्जा लिया, अर्थात सामंतों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपदस्थ करके यानी सिंहासन से हटाकर खुद शासन करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार आप बताएंगे सामंतवादी युग में अंत में सामंतों पर हिक्कास लोगों ने, सीरिया के हिक्कास लोगों ने कब्जा कर लिया था। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। चलो समझ आए हैं तो आज हम आपसे प्रश्न ही पूछ लेते हैं कि बताइए मिस्र के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। आप बताएंगे सर उनके जानने की रचनाएं हैं जो कि हेरोडोट्स और मेनेथो आदि रचनाकारों की रचनाएं हैं। उसके बाद पर स्रोत हैं जो पुरातत्वविदों ने खोजे हैं, भित्ति चित्र हैं, मंदिर वगैरह हैं, फिर ब्रास्टेड की बुक है जो आधुनिक साधन हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा है, मैं पूछूं दूसरा प्रश्न, उनके इतिहास को जानने के लिए उनके इतिहास को यानी राजनीतिक इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। उससे पहले राजा को क्या कहा जाता था, आप बताएंगे फराओ कहा जाता था। अब आगे साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग में अब आपको पता है ना साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद का मतलब है अपने इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए दूसरे इलाकों पर क्या करना, आक्रमण करना या फिर किसी भी तरीके से उनको अपने अंडर ले लेना। जैसे भारत में ब्रिटिश काल को हम साम्राज्यवादी काल भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को गुलाम करने के लिए अर्थात कब्जाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। तो इस साम्राज्यवादी युग में की शुरुआत अर्थात सामंतों को पहले हिक्कास लोगों ने कब्जाया, फिर हिक्कास लोगों को भी भगा दिया। किसने भगा दिया? अमेनहोटेप ने। अमेनहोटेप ने यानी अमन जो था, आप याद रखेंगे नाम अमन। अमन जो है वो साम्राज्यवादी नीति में विश्वास रखता था। तो कौन से शासक मुख्य संबंधित है इससे साम्राज्यवादी युग से? अमन यानी अमेनहोटेप। और इसके प्रमुख शासक हुए हैं अमेनहोटेप प्रथम, अमेनहोटेप द्वितीय, अमेनहोटेप तृतीय और थुटमोस। ये प्रमुख शासक हुए हैं साम्राज्यवादी युग के। और इस काल में मिस्र का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक यानी कहने का मतलब है चहुमुखी विकास हुआ साम्राज्यवादी युग में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अब अंत कैसे हुआ, अर्थात इन युग का, साम्राज्यवादी युग का भी अंत हो गया। तो 31 वंशों ने 3100 वर्षों तक मिस्र पर शासन किया और तब जाकर के 332 बीसी में, 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मिस्र पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद टॉलमी वंश का शासन मिस्र पर दोबारा, यानी कहने का मतलब स्थापित हो गया। इस प्रकार उनके साम्राज्यवादी युग का अंत हो गया। तो जाते जाते यानी कहने का मतलब है बीच बीच में प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे कि बताइए कि अमेनहोटेप किस युग के प्रमुख शासक हुए हैं मिस्र के इतिहास में? आप बताएंगे सर वो तो साम्राज्यवादी युग के शासक हैं। आगे प्रशासन, 5 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल एग्जाम में पक्का आएगा कि मिस्र का प्रशासन यानी मिस्र की सभ्यता के दौरान प्रशासन कैसा था। तो बताएंगे कि राजा जो होता था उसे फराओ, उसके पास बहुत से अधिकार होते थे। फिर वजीर होता था, वजीर फराओ यानी राजा का सहायक होता था, हेल्पर होता था। वो लगान वसूल करता था और लगान का यानी आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। उसके बाद सेना स्थायी नहीं होती थी, यानी जो सामंत होते थे ना राजाओं के यहाँ पर, वही सेना का कार्य यानी सेना की व्यवस्था किया करते थे। परिषद यानी राजा के यहाँ दरबार में जो वृद्ध व्यक्ति होते थे उनकी सभा को यानी उनके ग्रुप को क्या कहा जाता था? परिषद। और इन वृद्ध दरबारी लोगों की परिषद को सारू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सारू कहा जाता था। आई होप कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आप तैयार होंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परिषद किसे कहा जाता था, आप बताएंगे वृद्ध दरबारी लोगों को। और उन्हें मिस्र के इतिहास में और क्या नाम दिया जाता था, आप बताएंगे सारू। प्रांतों को नोम कहा जाता था और शासकों को नोमार्क कहा जाता था। जैसे भारत के इतिहास में आपने पढ़ा कि
विभिन्न मुगल साम्राज्य या विभिन्न के दौरान प्रांतों को सूबा कहा जाता था, उनके शासक को सूबेदार कहा जाता था। वैसे वहाँ पर प्रांतों को नोम और शासक को नोमार्क, और गांव जो है वो सामंतों के अधीन थे। अभी सामंत के बारे में बार बार प्रश्न आप समझ रहे हैं। उसके बाद न्याय व्यवस्था में राजा जो था वो मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी वही टॉप पर, वही करेगा जो कुछ करेगा, और कोई किसी की वजीर की चलेगी ना किसी की चलेगी, वही मुख्य जस्टिस करेगा, न्याय करेगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि वहाँ पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। गेहूं, जौ, कपास, सन और फलों में अंगूर वगैरह पैदा किया जाता था। पशुपालन किया जाता था, वही घोड़ा, भैंस, गाय, बंदर, मुर्गी ये पाले जाते थे। उद्योग, आपसे उद्योग के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर में, 3 नंबर में, कि कौन से उद्योग प्रमुख थे। आप बताएंगे कि हथियारों में तांबा और कांसा धातु ज़्यादातर प्रयोग की जाती थी। फर्नीचर बनाया जाता था, जहाज उद्योग वहाँ का प्रसिद्ध था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तथा कपड़े बुनने का काम भी किया जाता था। व्यापार, विदेशों से व्यापार कैसे होता था, नील नदी के जरिए या फिर समुद्री व्यापार होता था। और मसाले, बाहर से ज़्यादातर मसाले, रंग, तेल और चंदन भारत और अरब के देशों से मंगवाए जाते थे। आप बताइए। और संस्कृति और धर्म के बारे में कि उनके संस्कृति, कल्चर क्या थी, धार्मिक मामले में वो कैसे थे। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कि वो लोग प्रकृति की पूजा, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, आद्य शिव की पूजा किया करते थे, शिवलिंग की पूजा, पीपल की पूजा पेड़ों में किया करते थे। तो हम जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता के दौरान लोग सबसे बड़ा देवता सूर्य को मानते थे, जिसे वो रे, रा और होरस आदि नाम भी देते थे। आपसे और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा देवता वो किसे मानते थे और उसे अन्य क्या नाम दिए जाते थे। नील नदी का देवता उनका दूसरा प्रधान देवता था, जिसे वो ओसिरिस भी कहते थे, ओसिरिस। आकाश का देवता वो नुत कहते थे, आकाश के देवता को। मैच में आ सकता है कल आपके एग्जाम में ये प्रश्न, इन्हें सही से मैच कीजिए। चंद्रमा को वो सिन कहते थे। और मम्मी, जो आपको पता है कि अगर कोई शासक या फिर सामंत लोग मर जाते थे, वो एक रासायनिक लेप करके बॉडी को रख देते थे, जिसे मम्मी कहते थे। और मम्मी को किस में रखा जाता था, पिरामिड्स में रखा जाता था। तो आई होप कि आपको ये भी पता होगा कि मम्मी का वहाँ पर बहुत महत्व था। फिर अंत में जाते जाते संसार को क्या देन है, यानी कि मिस्र की सभ्यता को, कि संसार को क्या देन है, अर्थात संसार ने क्या सीखा उस सभ्यता से। तो हम जानेंगे कि जो कैलेंडर आज 365 दिन वाला कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है, और सूर्य और जल घड़ी जो यूज कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है। और औषधि विज्ञान में वो पूरे संसार को बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। बताया जाता है कि एक सूची में बताया गया है कि 600 से ज़्यादा औषधियों का जिक्र वहाँ पर एक सूची में, मिस्र की सूची में, एक लिस्ट में किया गया है जो अभिलेखों से मिली है। और एकेश्वरवाद, यानी एक भगवान को ज़्यादातर मानने पर जोर देना, एकेश्वरवाद का विचार भी मिस्र की सभ्यता का देन है। आई होप कि आज का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट समझ आया होगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।